बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, ईद का आज तीसरा दिन। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तमाम को हमारी तरफ से, पूरी रूही टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसके साथ ही नाज़रीन, कैसा जा रहा है आपका ईद की ये तीसरा दिन? यकीनन आज भी बहुत सारे लोग जो हैं आज कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे होंगे, क्योंकि ईद का जो तीसरा दिन है, इस दिन भी जो है काफ़ी लोग कुर्बानी करते हैं। जो फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, तीनों दिन कुर्बानी होती है और ये सिलसिला जारी रहता है। आज भी ये सिलसिला जारी होगा और घर में मज़ेदार पकवान तैयार हो रहे होंगे। हमारी जो घर की ख़वातीन हैं वो बड़ी मसरूफ़ होंगी, गैदरिंग चल रही होती हैं, क्योंकि ईद का जो त्यौहार होता है वो खुशियाँ बांटने, मुस्कुराहटें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, ये इस्लाम भी हमारा हमें दर्श देता है। और कुर्बानी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमने जानवर ज़िबा करना है, बल्कि हमने अपनी अनाव, रंजिशें, नफ़रतें, इन चीज़ों को भी ख़त्म करके एक दूसरे के साथ जो है प्यार मोहब्बत बढ़ाना है। और इसके साथ ही नाज़रीन, इस के साथ ही अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनका पहले तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक बिल्कुल ठाक ठीक, हैं? वेलकम बिल्कुल करते हैं ठीक। अपने शो में आपको, और बहुत जी, बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी ज़िया मोहिउद्दीन अवान साहब, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम, आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते करम हैं अपने शो शुक्र। में आपको, और थैंक यू। ईद की बहुत बहुत खैर मुबारक हो। मुबारक आपको भी ईद और का, तमाम आलम आलम इस्लाम को जी मुबारक हो जी। बिल्कुल, ईद का तीसरा दिन है जनाब, तो हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ पर ऐसा टॉपिक रखें जो हमारे नाज़रीन तक जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन जा सके, अवेयरनेस हो सके। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अच्छा खाएं, अच्छी हेल्दी डाइट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आज इनसे जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरह हम अपना ख्याल रख सकते हैं। मुनीर साहब हैं, इनसे जानेंगे अपनी स्किन क्या किस तरह केयर कर सकते हैं, किस तरह के आजकल जदीद चीज़ें आती जा रही हैं, उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह और कितनी फ़ायदेमंद है, इसके हवाले से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताएं ना, ईद कैसी गुजर रही है जी, आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। ईद का मकसद ये होता है कि कुछ मेहमान आते हैं, किसी के घर आप जाते हैं, ये मुख्तलिफ़ सिलसिला चीज़ें जारी पकड़ रहता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें मतलब कुछ ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनसे आप काफ़ी अरसे से नहीं मिले होते। हाँ बिल्कुल। और फिर मुख्तलिफ़ डिशेज़, रूटीन से ज़्यादा डिशेज़ बनना शुरू हो जाती हैं। और हर आदमी जिसके पास जाएँ वो कहता है ये भी खाएँ और ये भी खाएँ और ये भी खाएँ, लेकिन हमने ये देखना चाहिए कि सब कुछ बेशक अफराद में है, लेकिन हमारा पेट हमारा अपना ही पेट है, इसको हमें ज़्यादा खा के डिस्टर्ब नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। जी तो ईद के तीनों दिन, आपके 2 दिन जो है वो कैसे गुजरे? जी, मसरूफ? बहुत अच्छे गुजरे। कुछ दोस्त थे बाहर से आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई। कुछ घर में डिशेस बनाई, कुछ खुद भी बनानी पड़ी। अच्छा, खुद तो भी बना लेते हैं? खुद हाँ भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं, जैसे बारबेक्यू हो गया, या इस हाँ तरह की हाँ। कोई मतलब सादा सादा चीज़ें, जो आसान आसान जो हो। आसान आसान चीज़ें वो बना लेते हैं। सही। और बस इसी तरह की ईद गुजर जाती है। सर से भी जानते हैं, सर कैसे गुजरे आपके 2 दिन, और आज आप हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मसरूफियत में गुजरी, हम्म। कुर्बानी करते हुए गुजरी, दोस्त अहबाब से मिलते हुए और उनकी खिदमत करते हुए। हम्म। साथ मैं तो अच्छी खासी कुकिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा, तो आप घर वालों को तो बड़ा रिलीफ दे देते होंगे, ऐसे ही है? हाँ, मैंने घर में बड़ा जो है वो सुकून वाला माहौल रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। वीकली मैं एक दिन जो है खुद कुकिंग करता हूँ। अच्छा, क्या अच्छा बनाते हैं वैसे? मुख्तलिफ चीज़ें, हम्म। रोश बहुत अच्छा बना लेता अच्छा। हूँ। इसी तरह चपली कबाब बहुत अच्छे बना वाह लेता जी हूँ। वाह, आप तो आज वो तो वाली डिशेस, फिर आज आप हमारे लिए तो इस कुछ नहीं तरह बना कर लाए ऐसे। इस तरह जो है वो फ़िश की मुख्तलिफ वैरायटीज़ जो है मैं बनाता हूँ, अच्छा बहुत अच्छा, अच्छी बनाता हूँ। मेरे माशाल्लाह। दोस्त हमेशा जो है हम्म। वो मेरे से ये ख्वाहिश करते हैं कि हम फ़िश खाना चाहते हैं, जो अच्छा, मुख्तलिफ तरीके से आप बनाते हैं वो। तो इस तरह मतलब बाकी मज़ेदार बढ़ता खाने बनाते है हैं जी। आप, इसके आपका आइडिया हो तो रहा है कि जब आप कह रहे हैं ना कि मैं हफ्ते में एक दिन जो है वो लाजमी जी, कुकिंग, वो तो मैं घर वालों को कुकिंग ला एक दिन जो है वो बड़ा सुकून से सुकून गुजारते होता होंगे कि है जी। चले जी आज घर में खाना जो है वो बन के तैयार होके हमारे सामने आ जाए। हाँ, वो पुरस्कून होते हैं। उस दिन मैं खुद कुकिंग करता हूँ और उन्हें पता है कि मैंने जब कुकिंग करनी है तो वो फिर वाइफ अपने भी आपकी पुरसुकून। फरमाइश करती हैं जो हाँ, अब? जो वो करते हैं फरमाइश बच्चे करते हैं, जो हाँ, फरमाइश वही बनाया वही जाता है। बनाया जाए। हाँ, मुनीर, सबसे आप क्या अच्छा बना लेते हैं वैसे? सादा जो भी अच्छा। पहले तो मैंने बताया ना, बारबेक्यू बना लेता हूँ। बारबेक्यू।
उसके अलावा कोई फिर बाकी खा लेता हूँ सब कुछ। खाना अच्छा लगता है बस बस आपको। बस। खाने पीने के शौकीन भी हैं आप? पकाने में मज़ा नहीं आता, खाने में मज़ा खाने आता में है। मजा आता है। अच्छा, कुछ लोग और होते हैं ना जिनको खाने बनाने में बहुत मजा आता है। बनाने के साथ खाना जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है ज्यादा कि जब मजा। आप खुद बना रहे होते हैं तो आपको पता है कि मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और हाइजेनिक तरीके से बना रहे होते हैं, तो फिर आप जो है उस हिसाब से खाते भी और उसी खुद हिसाब किसी से से। फिर शिकायत भी नहीं कर सकते कि अच्छा। सब कुछ तो मैंने खुद बनाया, मैं क्या कहूँ। क्या कहूँ। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि आप जो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, वैसे खाना मैं बना रही हूँ ना तो फिर मेरी भूख भी खत्म हो जाती है, खाना मुझे फिर खाया नहीं जाता। लेकिन बाकी लोग बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं, खाना मैं वैसे अच्छा बना लेती हूँ। तो लेकिन ये है कि खुद नहीं फिर खाया जा रहा होता। लेकिन खाने पीने की शौकीन बहुत हूँ मैं। नहीं, वो इस तरह है कि जब आप खुद बनाए ना तो थोड़ा सा आप एहतियात करें खाने कि दरमियान में अक्सर जो है जो बना रहे होते हैं वो खाना दरमियान में स्टार्ट थोड़ा थोड़ा सा जो है चखते रहते हैं। अच्छा, ये इस वो तरह मैं खैर चखना नहीं नहीं करती, चाहिए, वो चखना। जब वो चखते चखते जो है वो पेट उनका भर पेट भर जाता जाता है, है, बिल्कुल इसलिए ऐसे। बाद में फिर वो नहीं खा सकते। पहले जो है वो सही तरीके सही से तरीके बनाए, बनाने के बाद फिर खाएं तो फिर आप सही खा सकेंगे। अच्छा, इस दफ़ा ईद का आप क्या समझते हैं? पहली वाली ईदों में और अव्वल ईदों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? मैंने देखा कि इस दफ़ा टीवी में तो खैर बहुत आ रहा होता है कि बहुत इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए बकरों के, ये फलां हो गया और फलां हो गया, लेकिन मैं जब गया हूँ लेने के लिए तो मुझे रेट्स कम लगे हैं पहले की निस्बत। अच्छा, अब पता नहीं, शायद मैं जिस आप जगह तो गया हूँ, कहाँ गए थे आप? ये जगह तो गया हूँ शायद उधर कम बताएं, हो। आप कहाँ गए थे? मतलब हो सकता है ऐसी जगह गया हूँ जहाँ रेट्स कम हो कुदरती, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले साल की निस्बत इस बार रेट कम है, या लोग लेने वाले कम हैं, असल में इस दफ़ा या कुर्बानी महंगाई। बहुत कम की जी गई जी है, बिल्कुल कर बिल्कुल। आपने जी असल जी। में पहले ले लिए होंगे इसलिए थोड़े से कम मिल मैं गए या अक्सर जो किसी है ईद अच्छी वाले जगह दिन पर लेता हूँ। चले गए, अच्छा, वरना अक्सर ईद वाले, लेकिन इस दफ़ा मैं ईद से एक दिन पहले मैंने ले लिया। लेने गया, हाँ। लेकिन मुझे लगा कि मतलब पिछले साल की निस्बत रेट्स कम नहीं है। सर, अच्छा। रेट्स तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थे। मैं तो ये कहूँगा, इसलिए उसकी वजह एक ये भी थी कि गाय की जो है वो लिपि आने की वजह से उसकी इतनी फ़रोख्त नहीं हुई, उस तरफ लोग जा ही नहीं रहे थे, तो बकरों की फिर सब ज़्यादा ज़्यादा हो जो गई, है बिल्कुल। बकरे के तरफ और छोटे जानवर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने अपने रेट जो है बना के वो रखे तो हुए थे और जिस पे बकरे पे हाथ रखते थे वो कहते थे लाख रुपए, हाँ, ऐसे ही 95,000 रुपए, इससे कम तो वो बात बात कर ही ही नहीं नहीं रहे थे। कर। ऐसे ही तो है। इसलिए जो है उनके साथ फिर बार्गेनिंग करनी पड़ती है, और बार्गेनिंग करने के बाद बारगेनिंग तो फिर खैर जो बहुत मिला। ज़रूरी है। तो जो मुझे उसने बताया जी उसका आधा उसने मुझे दिया। हाँ अच्छा। आमतौर पे यही मैंने देखा है कि जितना बताते हैं उससे तकरीबन आधे पे वो दे देते हैं, तो लेकिन तो इस इसलिए दफ़ा वो बार्गेन ये तो भी, बहुत ज़रूरी है। हाँ, सूरत हाल है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा भी है, महंगाई हाथ भी मिलाने बिल्कुल। की ज़्यादा है, वजह से भी तो ये जो है ना काफ़ी लोगों जानवर ने। जो है वो गाय की वजह से बकरे की तरफ ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा महंगा मिला। दूसरा, महंगा एक दिन मिला। तो पहले उसमें जो कोई लेते हैं नहीं। वो लोग खुद भी वो जाने के लिए बेचैन खड़े होते हैं कि हम चीज़ें बेचें और उसके हाँ बाद घर जाएं, उस वजह से ऐसे ही भी है, हो सकता है कुछ कम रेट मिल जाता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह अभी ये तो हमारे चला कि जी जिस तरह हमारे डेज गुजर रहे हैं, आप क्या समझते हैं किस तरह हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं? स्किन की जो जिस चीज़ से हमें बचाना होता है, सबसे पहले तो सूरज की शुआओं से बचाना होता है। दूसरे नंबर पर जो पोल्यूशन है हमारी, हाँ। जैसे गाड़ियों का धुआं है, इंडस्ट्री का धुआं है जो नज़दीक रहते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट के, या इसके अलावा जो मट्टी है, जो गर्दो गुबार है, ये सारी चीज़ें पोल्यूशन पैदा करती हैं और पोल्यूटेंट्स हैं, तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये है कि आप एक तो सन ब्लॉक यूज़ करें धूप से बचने के लिए, ख़ास तौर पे गर्मियों में, और दूसरी बात यह है कि आप सोते हुए मुंह को साबुन से ज़रूर धोएं, सही। ताकि उसमें जो मट्टी गर्द गुबार ज़रा फंस के रह गया स्किन के अंदर वो आपका क्लियर हो जाए। और तीसरी बात यह है कि आप विटामिन ज़रूर लें और अपनी डाइट जो है वो अच्छी रखें, मुनासिब रखें, ताकि आपकी स्किन में एक ख़ास किस्म की ग्लो आए, आपकी स्किन हेल्दी लगे और आपकी ये बड़ी झुर्रियाँ कम ज़रूरी हों। है। जी अच्छा, जी बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ है, हम लोगों की स्किन में वो ग्लो नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा ये खा मसाइल का के रहे हैं, शिकार। हम खा के रहे हैं, ये वो रिफ्लेक्ट करती है, और इसलिए न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए। ये इसी वजह से तो लोग फिर हमारे पास आते हैं कि हमारी झुर्रियाँ पड़ गई हैं, हमारे ये स्किन निशान के पड़ गए हैं मसाइल ज़्यादा हो गए इनका, हैं। फिर उनको फिर हम मशीनों के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स हम स्किन में पहुंचाते हैं, ठीक। फिर वो जाके कहीं बेहतर होते हैं। सही। अच्छा, खाने। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना जी। वो डाइट है। हमारे यहाँ जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही,
इसकी वजह से भी हमारी स्किन में जो है काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स आते हैं और कई बीमारियां होती हैं। जंक फूड जो है हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। फिर जितनी हमें ग़िज़ा की ज़रूरत है वो हमें नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है एनीमिक कंडीशन भी हो जाती है। बाकी जो है वो हमारे अंदर मिनरल्स जो है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है स्किन की ग्लो जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, खुश्क होना शुरू हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ पड़ना और फ्रैकल्स होना और पिंपल्स निकलना, ये सारे। इसी तरह हम पानी कम यूज़ करते हैं। जब पानी कम यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी जो है हमारी स्किन में क्रैक आना शुरू हो जाएंगे और ये बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो जाएगी, वो झुर्रियाँ लाजमी पड़ेंगी। इसलिए पानी की जो है वो इनटेक ज़्यादा रखनी चाहिए। एक तो पानी की इनटेक ज़्यादा, दूसरा पानी हो सही, सही। लोग अक्सर फिल्टर का भर के आ रहे होते हैं लेकिन वो सही नहीं होता। अगर ज़्यादा ही आपने केयर करनी है तो फिल्टर भी हो साथ, उसको उबालें भी सही, फिर उसको ठंडा करें, फिर वो कहीं जाके आपके पीने के काबिल है। और अगर आप रेगुलर किसी एक जगह से ले रहे हैं पानी तो आप लिबार्टी से चेक भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा मसला है हमारा ना पानी का। तो यहाँ पे मुल्तान का बहुत बड़ा इशू है कि पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आपको मैं मिसाल ये दे दूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कच्ची आबादी या जहाँ लोग इतने अफोर्डिंग नहीं हैं, वहाँ बच्चों को देखें, उनके सर के बालों का कलर जब आप देखेंगे ना तो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का कलर होता है। तो वो ये शो कर रहा होता है कि इनका पानी सही नहीं है। पानी में जो उनके मिनरल्स हैं, इस तरह की और चीज़ें हैं जो डेंजरस हैं, वो उनके बालों का कलर ख़राब कर रहे हैं। उनके आइज़ का कलर जो है बड़ा अजीब व गरीब होता है, मतलब येलोइश सा होता है। बेसिकली बेशक उन्हें जांडस नहीं है, लेकिन फिर भी कलर इस तरह का होता है कि वो एक हेल्दी आदमी का इस तरह का नहीं होना चाहिए। सही। जी तो पानी का बहुत ज़्यादा रोल है, इस्तेमाल भी जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह अभी ईद है, ईद के हवाले से हम खाने पीने की बातें करेंगे तो हम बिल्कुल एहतियात नहीं करते। खाना पीना हमारा ऐसा होता है कि जो चीज़ मिल रही है, क्योंकि मज़ेदार पकवान तैयार हो रहे होते हैं, डिशेज़ आपकी बहुत सारी तैयार हो रही होती हैं, तो आपने लाजमी उन खानों को खाना ही होता है। दावतें चल रही होती हैं, क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि मौसम इस वक्त बहुत शिद्दत में है, गर्मी है। और इस गर्मी के मौसम में आप खाना एतदाल के साथ से, पहली बात तो ये है कि भूख रख के खाएं, मिकदार में खाएं, ज़्यादा ना खाएं। फिर आप जो है मैदे की बीमारियों से भी बचेंगे, दूसरी बीमारियों से भी बचेंगे। दूसरी बात यह है कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा गोश्त बनता है, गोश्त खाया जाता है और ख़ास तौर पे रेड मीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और रेड मीट की वजह से जो है हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। उसमें जो है आपका स्टोमिक भी, अगर ज़्यादा आप खाते हैं, स्टोमिक ख़राब हो जाता है, आप गैस्ट्रो हो सकती है, आपका मैदा ख़राब हो सकता है। उसके साथ साथ रेड मीट के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमारे अंदर यूरिक एसिड की मिकदार, वो लोग जो पहले भी आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें यूरिक एसिड की जो है मिकदार बढ़ जाती है। और जब यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है तो वो लामाला आपके जो है जोड़ों को जो है डिस्टर्ब करता है, आपके पेन होते हैं, आपके घुटने जो है वो चलने से रह जाते हैं, आपके जो है टखनों में दर्द होता है, छोटे जोड़ों में दर्द होता है, बड़े जोड़ों में दर्द होता है। तो ये प्रॉब्लम है। एक तो आप रेड मीट कम इस्तेमाल करें, पानी की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा कर दें। जब पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सा जो है यूरिक एसिड वो आपके यूरिन के ज़रिए जो है वो निकल जाता है, उससे आप बच जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यही करें कि जो भी खाएं इत्तेदाल से खाएं, बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है, ताकि इससे जो है बच सकें। अगर यूरिक एसिड का आप सही ट्रीटमेंट नहीं करते, आप उसको जो है ग़िज़ा से उसको ठीक नहीं करते, तो फिर ये अगर बढ़ता रहेगा तो ये आपके किडनी फेलियर का सबब बन सकता है। यूरिक एसिड पे हम लाजमी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है हमारे यूरिक एसिड पे, हम बात करेंगे किस तरह उससे बचा जा सकता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं यूरिक एसिड के? इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके सबसे पहले छोटे जोड़ों में दर्द होता है, उंगलियों के ये जो छोटे जोड़ हैं ये पकड़े जाते हैं, आपके पैर के अंगूठे, आपके पाँव की जो है एड़ी, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जब यहाँ पर दर्द शुरू हो तो आप समझें कि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आ रहा है। फिर इसके ख़ास तौर पर जो है लैब टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यूरिक एसिड की मिकदार क्या है। और अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, इसका आसान इलाज तो यही है कि आप डाइट से जो है
इलाज करें कि आप अपनी डाइट जो है वो चेंज कर दें, ऐसी डाइट लें, ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो यूरिक एसिड को ठीक करती हैं, और ऐसी ग़िज़ाएँ बंद कर दें जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, तो आप खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डाइट पर जो है वो अमल पैरा नहीं होते, तो फिर जैसे ही आपके ये जोड़ों में दर्द शुरू होता है और आपको महसूस होता है कि मैं यूरिक एसिड में इन्वॉल्व हो रहा हूँ और आर्थराइटिस की तरफ जा रहा हूँ और गाउट्स की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर फ़ौरन जो है जो भी फिजिशियन आपके करीब है उससे आप कंसल्ट करें, वो आपका ट्रीटमेंट करेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि जब हमें दर्द होते हैं तो हम सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, एनाल्जेसिक खा लेते हैं, उससे वक्ती तौर पे दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वो दर्द बढ़ता जाता है और यूरिक एसिड भी उसी हिसाब से जो है वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और फिर जब वो हमारी किडनी पे इफ़ेक्ट करना शुरू करता है तो फिर हमें सोच आती है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेड मीट ना खाएं, आप चने की दाल ना खाएं, आप भिंडी ना खाएं, आप जो है वो मटर वगैरह ना खाएं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। इनको अच्छा, आप छोड़ दें। जी, यूरिक मटर एसिड बहुत की तरह? तेज़ी से जो है आपके यूरिक एसिड को बढ़ाता है, अच्छा। इतना तेज़ी से आप शायद रेड मीट भी ना बढ़ाता हो जितना तेज़ी मटर से का इस्तेमाल जो है वो मटर यूरिक बढ़ाता है, और चने की दाल बढ़ाती है, इसलिए इनसे ठीक है, ज़रा अवॉइड करना चाहिए। सही। हमारे यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया इस्तेमाल तो मटर तो बहुत ज़्यादा लाम हमारे, अलग हाँ, चने भी इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा, सुबह चने के बगैर नाश्ता हमारा नहीं होता, तो वो चने को भी ज़रा अवॉइड करें, ठीक और है, सब्जियां जो है वो उनका ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो करें, ज़्यादा करें, उससे जो ठीक है। है ये ठीक हो जाता है। पत्ते वाली सब्जियां ना खाएं, ठीक ये है, भी यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा मुनीर साहब, जिस तरह अभी हम लोग बात में कर रही थी कि जिस तरह जिद्दत आती जा रही है, बहुत सारी अब तो चीज़ें भी हमारे ना स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। स्किन की हवाले से हम देखें, रिंकल्स को आपके पीआरपी हो गई, और इस तरह की डिफरेंट आपकी होंगी जो जिनसे इलाज किया जा रहा है। कौन कौन सी हैं चीज़ें जो अभी मज़ीद लोग स्किन के हवाले से, जिस तरह झुर्रियों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, अगर स्किन को आपको ग्लो चाहिए देन आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। जी, इस तरह सबसे जो पहली चीज़ है वो तो झुर्रियाँ हैं ना, जो हर आदमी किसी न किसी स्टेज पे कहता है कि मेरी जवान झुर्रियाँ और पड़ गई हैं। खूबसूरत नजर आए ना जी हम। बिल्कुल। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उसके लिए पीआरपी भी होती है, उसके लिए फिलर्स भी यूज़ होते हैं, उसके लिए बोटॉक्स भी यूज़ होती है, उसके अलावा माइक्रो नीडलिंग होती है, वो भी यूज़ करते हैं। फिर अगर एक्ने के स्कार्स हैं उसके लिए फिर पीआरपी भी करते हैं। सही। और फिर पीआरपी बेसिकली तो कुछ इसको रिपीट करना पड़ता है ना, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद। अच्छा, फिर मतलूबा जब रिज़ल्ट आता होते है। होंगे इनके। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा फिर पीडीओ थ्रेड्स होते हैं जो आपके फेस लिफ्ट करने के लिए, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए। तो लेटेस्ट तरीका आजकल तो ये है कि वो लगाते हैं, पीडीओ थ्रेड्स लगाते हैं, 6 महीने तक वो अपने आप ही अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान वो कोलेजन जो है, कोलेजन बेसिकली स्किन के नीचे एक ख़ास सब्सटेंस है जो उसकी फर्मनेस को बरकरार रखती है, उसको थोड़ा कंटेक्ट करके रखती है, उसको मतलब जवान नज़र आने के लिए उसको बेहतर रखती है, जवान रखती है, जिल्द को जवान रखती है। सही। तो इसके अलावा फिर जैसे पीआरपी का जिक्र है, फिर पीआरपी की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। ठीक है। फेस पे यूज़ कर सकते हैं, बाकी जिस्म पे यूज़ कर सकते हैं, ज़ख़म जो ठीक नहीं हो रहे होते उनमें हम यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जिनके पाँव पे ज़ख़म हो जाते हैं, ठीक नहीं हो रहे होते, उनको फिर हम उनकी पीआरपी करके वो इंजेक्ट करते हैं, फिर उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। सही। फिर बाद लोग ऐसे होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी होती है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते, उसके लिए उनकी ओवरीज सही काम नहीं कर रही होती, फिर ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए फिर पीआरपी हम करके उनकी ओवरीज में इंजेक्ट करते हैं। ठीक। और इसके अलावा जोड़ों का दर्द है, आ गए। जोड़ों का दर्द है, उसमें अगर कार्टिलेज उसकी थोड़ी रफ़ हो गई है तो उसमें भी हम जोड़ों में इंजेक्ट करते हैं पीआरपी। ठीक है। बेसिकली इसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जितना आप सोचते जाएं आपको उसकी एप्लीकेशन वैसे उतनी बढ़ती जाती जाएगी। हैं। अच्छा, फिर ये जो इंजेक्ट करते हैं ये फिर कितना अरसा आपकी बॉडी में रहते हैं?
जो PRPs आप करवाते हैं या PRP बेसिकली तो आपके अपने अपने ब्लड में से हम निकालते हैं ना, इसलिए उसमें एक तो एलर्जी का चांस नहीं होता क्योंकि आपका अपना वो खून होता है, ब्लड होता है। हाँ। उसी में से हम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उसमें कुछ मेडिसिन उनको एक्टिवेट करने के लिए डालते हैं। ठीक है। तो वो तो एक नेचुरल तरीका है कि नेचुरली आपकी बॉडी खुद उसको प्रोड्यूस कर रही है और उस जख्म को ठीक कर रही है या इस तरह की और कुछ चीज़ें कर रही है। चुनाचे इसमें कोई इस किस्म का चांस नहीं है कि ये नुकसानदेह हो आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ना कि अच्छा क्या आप PRP करवा रहे हैं तो कुछ जिस तरह हेयर का आजकल बहुत ज़्यादा है कि हेयर फॉल। जी हेयर फॉल ज़्यादा, उसके लिए भी PRP करते हैं। उसके अलावा फिर फिलर्स आ जाते हैं, जैसे कि इसका नाक बैठा हुआ है या टेढ़ा है या इस तरह की कोई मसाइल हैं, इसमें फिर इसको हम लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं, ये होती है। ठीक है। फिर इसके अलावा बोटॉक्स फेस पे यूज़ होती है। फिर अगर किसी को मिग्रेन है, बहुत ही अर्सा पुराना मिग्रेन ठीक नहीं हो रहा, फिर हम सर के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे इंजेक्शन लगाते हैं बोटॉक्स के। वो एक लेटेस्ट तरीका है आप एक लेटेस्ट तरीके से मिग्रेन के लिए, जिसका हेडेक सही नहीं हो रहा मिग्रेन। तो फिर ये इस तरह के भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा लेज़र आपके पास आ जाती है, लेज़र से भी एक्ने के लिए भी, बाकी स्कार्स के लिए भी, और ब्लैक जो स्पॉट्स हैं उसके लिए लेज़र यूज़ होती है, वो भी काफ़ी यूज़ हो रही है। फिर मतलब एक जो hyaluronic एसिड एक सब्सटेंस होती है जो बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, ये भी कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो चुनाचे इसको हम माइक्रो नीडलिंग से hyaluronic एसिड भी ऐड करके स्किन को बेहतर करते हैं, स्किन की ग्लो को बेहतर करते हैं। फिर एक तरीका और बीबी ग्लो का आया हुआ है। हाँ, डिफरेंट है ना, आप मेकअप भी कर रहे हैं, आप अपने लिप्स रेड कर सकते हैं, लिपस्टिक कोई भी कलर आपको पसंद है उस तरह का आप न्यूट्रिएंट्स आप स्किन के नीचे पहुंचा रहे हैं, स्किन के अंदर, ताकि उसका फिर इफेक्ट काफ़ी अर्सा रह जाता है। तकरीबन 4 महीने कम से कम रहता है बीबी ग्लो का। अच्छा, 4 महीने, तकरीबन 4 महीने। ठीक है। तो इसी तरह के मतलब लेटेस्ट से लेटेस्ट तरीके आते जा रहे हैं जो यूज़ हो रहे हैं। पीडियो थ्रेड्स ख़ास तौर पे मैंने बताया आपको, स्किन के नीचे जो मतलब खाली जगह बन जाती हैं या ब्लैक हो जाते हैं उसके। अच्छा, सही। तो अंडर आई फिलर्स भी यूज़ करते हैं, तो अंडर आई में फिर ये पीडियो थ्रेड्स भी यूज़ करते हैं। ये फिर सारे तरीके हैं। अच्छा, जो पफी आईज बन जाती हैं आई के ऊपर, पफी आईज के लिए, अच्छा उसके लिए क्या फिलर्स उसके लिए पीडियो थ्रेड्स करते हैं। अच्छा, पीडियो थ्रेड्स भी करते हैं। उसके लिए फिर फेस लिफ्टिंग के तरीके आ गए, उसमें पीडियो थ्रेड्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। फिर आपकी कैट आइज बनाने के लिए वो इसमें भी पीडियो थ्रेड्स यूज़ होते हैं। कैट आइज, ये आपने इंटरेस्टिंग मुझे बताया, ये कैट आइज कैसे? बहुत सारे तरीके हैं आजकल कैट आइज के लिए। फिर साइड से ना इसको थोड़ा एलिवेट करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो मतलब बहुत डिटेल है, लेकिन जैसे फॉक्स आइज हैं। हाँ, अच्छा, मतलब आपने अपनी आईज को जिस तरीके से भी शेप देनी है उसको। अच्छा, देखिए जी, जिद्दत आती जा रही है, चीज़ें आपकी जो है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। और लोग, अच्छा, लोगों में अपने ख़वातीन को देखती हूँ, उनका इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ गया है ना, अभी इस तरफ बहुत ज़्यादा है कि स्किन कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जो है वो ख़वातीन हमारी बहुत ज़्यादा जा रही है। फिलर्स का इफेक्ट तो फिर तकरीबन 1 साल के करीब रहता है। अच्छा, फिलर्स का 1 साल रहता है। फिलर्स का या दूसरा बोटॉक्स भी हो गया, इनका भी मतलब कुछ महीनों में रहता है। ठीक, उसके बाद फिर इन्हें रिपीट करते हैं, लेकिन प्रोसीजर इतना छोटा होता है 15-20 मिनट का कि फिर हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर दोबारा उसका इफेक्ट ख़त्म हुआ फिर आपने आना है, फिर 15-20 मिनट के बाद फिर आप 6 मंथ्स का या 1 साल का, 1 साल के बाद फिर वैसे हो गया। जैसे इसको नाक को जैसे हम सीधा करते हैं या इसका जो प्रोसीजर करते हैं वो भी, उसका भी इफेक्ट तकरीबन 1 साल रहता है। फिर 1 साल के बाद फिर वैसे फिर आकर आपको दोबारा करवाना पड़ता है। एक लड़की आई, उसकी नाक बैठा हुआ था, उसकी 2 हफ्ते बाद शादी थी। अब वो सर्जरी का अगर वो करवाया तो उसके साइड इफेक्ट, उसका लंबा प्रोसीजर, फिर उस टाइम पे फिर उसकी शादी नहीं हो सकती थी। तो उसकी लिक्विड राइनोप्लास्टी मैंने की और वो चली गई। आधे घंटे के बाद वो घर चली गई। बाद 1 साल बाद का मुझे नहीं पता। कहते हैं 1 साल बाद का मुझे नहीं पता। अभी साल होने वाला, हो सकता है दोबारा वो आएगी, अब दोबारा कि उसका नाक वापस अपनी जगह पर चला जाएगा और ससुराल वाले कहेंगे ये क्या आ गया, क्या हो गया। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे थे कि हम यहाँ पर मौसम के हवाले से भी, जिस तरह जो फल हैं, सब्जियाँ हैं,
उनके हवाले से भी बताइए क्या 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 खाना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा हो, सबसे हेल्दी पहली हो। बात तो ये है कि ये जो दौर चल रहा है जैसे आपने भिंडी का इसमें बताया था ना, भिंडी इसमें हाँ आपको वो चीज़ें भी मिल जाती हैं जो इस मौसम की नहीं है। नहीं होती, हाँ इसलिए बेहतर ये है कि जो मौसम के फल हैं और मौसम की सब्जियां हैं वो यूज़ करें। उसके साथ ये होगा कि आपका जो है वो आपकी ग़िज़ाइयत पूरी होगी। हाँ और फल लाजमी इस्तेमाल करें। आजकल सेब बहुत अच्छा आ रहा है, सेब इस्तेमाल किया जा सकता है, आड़ू है वो इस्तेमाल करें, आम है। ये वो फल है जो आपकी एनामिक कंडीशन को भी ठीक करते हैं, आपकी स्किन को की ग्लो को भी बेहतर करते हैं। और आड़ू तो एक ऐसा जो है फल है कि जिससे आपके बहुत सारे फेस मास्क भी बनते हैं और वो भी आपकी स्किन को बेहतर करने में काम आते हैं। तो दूसरा जो है सब्जियां इस्तेमाल करें। गोश्त जो है रेड मीट कम से कम इस्तेमाल किया जाए। वाइट मीट इस्तेमाल करेंगे तो आप यूरिक एसिड से बचे रहेंगे। वाइट मीट भी एक मिकदार में खाना है, ये नहीं है कि जब अच्छा, खाने बैठे व्हाइट तो मीट में बहुत तो ज्यादा। आपके आ गया ना, फिश आ जी, गई, फिश आ गई, आपके मुर्गी आ प्रॉन्स आ गई और गए, ये प्रॉन्स आ हाँ गए, ये बात सी फूड सारा सी आ फूड जाता सारा है आ उसमें जाता है, आ बिल्कुल जाता ऐसे ही है। है। तो वो भी एक मिकदार में खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा खाने से भी कई एक इफेक्ट आते अच्छा, हैं। फिश का भी कहते हैं कि आपने बहुत कुछ मंथ्स होते हैं उनमें जी, उनमें आपको उनमें खानी चाहिए। जो मेडिकली तो उसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों के कहना है उसके मुताबिक जो है, जिन मंथ में रे नहीं है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनमें जो है उसे नहीं खाना चाहिए। उसके बाद जिन में रे आती है वो बाकी मेरा ख्याल है ये मुल्तान की रिवायत है, बाहर जी की नहीं है। नहीं नहीं, बाहर भी ऐसे ही है, लेकिन ये सिर्फ हमारे बुजुर्गों की रवायतें हैं, उनके मुताबिक जो है वो नहीं खाना बाहर के चाहिए। ममालिक में मेरे ख्याल में तो तो वो तो फिश बड़े तो शौक से फिश तो खाते आप हैं। हर वो वक्त खा सकते बाहर हैं। तो जो है वो आप यूरोप में कहीं भी चले हाँ जाएं, आपको 12 माह जो है वो फिश वो तो मिलती फिश है, आपको आपको अभी भी खाई हमारे जाती यहाँ है। पे भी रेस्टोरेंट्स में हम तो चले जाएं हमारे आपको यहाँ तो भी हाँ यहाँ अब शुरू हो हाँ गया है, शुरू लोग हो गया खाते है। हैं। लेकिन जो बुजुर्गों की बातें थी, जो हमारा एशिया का ख़ास तौर पे, हाँ ये हमारा एशिया का खित्ता है, इसमें जो बातें चली हैं कि इन महीनों में नहीं खानी चाहिए, इन महीनों में खाने से जो है मुख्तलिफ बीमारियां, जैसे लिकोडर्मा जिसे बर्स कहते हैं, जो जिस्म वाइट हो जाता है, वाइट हो जाता है। वो इसके खाने से वो भी हो सकता है। वो ठीक कहते है, हैं कि ऐसे इसके अंदर जो है कुछ केमिकल्स प्रूव होते मौजूद हैं होते और हैं। उसकी वजह से ये होते हैं। तो ये बातें सिर्फ जो है मेडिकल में ये नहीं है, ये ठीक है, आम बातें हैं। मेडिकल में तो ये है कि आप 12 माह जो है वो वो आप खा आप सकते खा हैं। सकते हैं, ठीक उसमें हो गया, कोई जो है आपके लिए कबाहत नहीं है। कबाहत नहीं है। ठीक है, तो आप वाइट मीट लें, सब्जियां लें जो मौसम की हैं, जो फल हैं मौसम के वो लें, उससे आप जो है हेल्दी रहेंगे। एक आसान हाँ तरीका है, आसान तरीका है जिससे ठीक है। आप हेल्दी रह हाँ सकते जी, हैं। सही। पानी अच्छा। की इंटेक ज़्यादा रखें, हम्म। ठीक है। अगर आपका जो है ऑस्टियो का प्रॉब्लम आ रहा है कि हड्डियां भुरभुरी होना शुरू हो गई हैं, तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा लें, उसमें दूध आप लें। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड कर दें, चीनी अवॉइड कर दें। चीनी को अगर आप अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, आप ओबेसिटी से बच जाते हैं, मोटापे से बच जाते हैं। ये तो हत्ता कि हमारा अगर आप हाँ चीनी को बंद कर दें और बहुत कम मिकदार में लें, तो आपका जो है बॉडी शेप खुद ब खुद जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ आना शुरू हो जाता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके साथ जो है आपको सुबह की वॉक लाजमी ज़रूरी है। वॉक करें, जब वॉक करेंगे तो आप जो है एक तो मेंटली तौर पे बड़ा फ्रेश रहेंगे, बॉडी भी आपकी फ्रेश रहेगी, सारा दिन आप सही का वर्क करेंगे। अगर रात को आप वॉक करते हैं तो वो आपकी फिर वो फटीग आपको बन जाती है, वो आपकी बॉडी क्योंकि सारा दिन की थकी हुई है, मज़ीद वॉक करेंगे मज़ीद थकन होगी, जिसकी वजह से सारी रात बेचैनी की आपकी गुजरेगी। सही। खाने के बाद, रात के खाने हाँ के बाद थोड़ा सा चलना चाहिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेकुम। वसल्लम के फरमान के मुताबिक 40 कदम चलें, तो वो थोड़ा बहुत चल लेना चाहिए कि उससे जो है आपका मैदा बेहतरीन। आपने ग़िज़ा को ना। अच्छा, जैसे मोटापे की बात करें उसमें, जिस तरह अभी हम स्किन की बात करें उसमें नई टेक्निक्स आ गई हैं, नई चीज़ें आ गई हैं, किस तरह तरीके कार आ गए हैं कि किस तरह आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, उसी तरह आप मोटापे के हवाले से भी जो है वो काफ़ी जिद्दत आ गई है, जी जी उससे भी बिल्कुल। ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके हवाले से भी बताइए क्या क्या ट्रीटमेंट आया है। बेसिकली जो चीज़ें आपका वज़न बढ़ाती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं।
फैट्स में आपकी चिकनाई आ जाती है सारी, आपकी मलाई आ गई, मक्खन आ गया, दूध अपना तेल आ गया, घी आ गया। और कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी चीनी आ गई, चावल आ गए और रोटी आ गई। तो ये चीज़ें आपका वज़न बढ़ाती हैं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों की मिकदार कम करते हैं और प्रोटीन्स की मिकदार बढ़ाते हैं। चनांचे एक प्रॉपर डाइट प्लान बना के देते हैं जिससे आदमी किसी का वेट नहीं बढ़ता सही। और उसको न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मिलते हैं। ये तो एक तरीका हो गया ओवरऑल वेट रिड्यूस करने का। और फिर जो किसी का वज़न ठीक होता है लेकिन उसका पेट बढ़ा हुआ है, उसके गर्दन के पीछे फ़ैट जमा है, उसके बाजुओं में ज़्यादा फ़ैट जमा है, तो उसके फिर मुख्तलिफ तरीके हैं। उसके लिए हम क्रायोलाइपोलाइसिस यूज़ करते हैं, उसके लिए हम कैविटेशन एक होता है, फिर एक RF होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये तरीके यूज़ करते हैं। बेसिकली क्रायोलाइपोलाइसिस में हम प्रोब रखते हैं मुतासरा जगह पे जहाँ फ़ैट जमा होती है, तो वो उसका टेम्परेचर -14 तक ले जाता है। तो उससे ये होता है कि फ़ैट सेल नेचुरली अपने सिस्टम से उन्हें तकरीबन 1.5 से 2 महीने के दरमियान उन्हें एक्सक्रीट कर देता है। ठीक हो गया। तो उससे उसके उसका बाद भी वजन बढ़ता है या? उसके बाद अगर आप डाइट मुनासिब रखेंगे तो वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप रोज़ ऐसे खाएंगे जैसे वलीमे की दावत हो तो फिर तो कोई उसको उसमें कुछ मतलब नहीं जिस कर तरह अभी सकता। आपने एक वेट, आपने अगर किसी का 70 है या आप उसे 60 पर ले आए हैं, तो वो जो 10 kg रिड्यूस हुआ है वो आपका फ़ौरन तो नहीं बढ़ेगा। मतलब वो उसमें अगर आप खाना वो पीना या जी आपका जी बिल्कुल। रूटीन जो जो आप पहले खा रहे थे पी रहे थे अगर वो। उसकी इनटेक ज़्यादा होगी और उसका आउटपुट कम होगा, मसलन वो खाना ज़्यादा खाएगा और उसकी एक्सरसाइज कम होगी, एक्टिविटी कम होगी, फिर तो हर सूरत में उसका वज़न बढ़ेगा। ठीक है। और अगर उसका डाइट मुनासिब होगी उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, फिर उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और तरीके हैं, मसलन स्किनी ड्रिप है। उससे ये होता है कि वो फैट बर्न करती है अच्छा। और बॉडी को रीशेप करती है। ठीक। उससे तकरीबन आप ये समझ लें कि एक ड्रिप से 2 से 3 पाउंड वेट आपका रिड्यूस होता है। और इसी तरह तकरीबन हर हफ्ते हम रिपीट करते हैं और 1 महीने में 4 से 5 kg आपका वज़न कम होता है। वजन कम हो जाता जी है। जी। लेकिन उसमें भी आपकी डाइट की बड़ी इम्पॉर्टेंस है कि आप फजूल चीज़ें ना खाएं और बहुत ज़्यादा ना खाएं, मुनासिब मिकदार में खाएं। मतलब आप अपना वेट कम कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं कि वेट कम ना हो, लेकिन बाद में अपनी आदतें ठीक रखें कि जो आपने कम किया है वो दोबारा ना बढ़े। अच्छा, मेरे को ये होता है कि आप कम तो कर लेते हैं, फिर उसको मेंटेन रखना जो है ना, मेंटेन रखना बहुत वो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इसलिए लोग पहले मेंटेन नहीं रखते ना। जी अच्छा, जी बहुत सारे लोग जिस तरह एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बावजूद जब वो एक अपना गोल अचीव कर लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा अब मसलन रिलैक्स हो जाते हैं। आप अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो अच्छे अच्छे जिम, बड़े जिम हैं, उन पे जो भी जाते हैं वो वेट बढ़ा के आते हैं। अब मुझसे पूछे वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि पहले जाके कुछ चीज़ खाने की मंगा लेते हैं, फिर वो एक्सरसाइज करते हैं, फिर वापसी पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर कुछ और खा लेते हैं, फिर घर आ जाते हैं कि आज मैंने बहुत ही एक्सरसाइज कर ली और मैं आपकी बॉडी को नीड हाँ, हालांकि वो आपने बहुत कुछ जो बर्न कुछ कर वो लिया। करके आया एक्सरसाइज, उससे ज़्यादा वो उसकी कैलोरीज की इनटेक करके आया है, तो उससे बजाय उसका वेट कम होने के बढ़ता है। हाँ। और जब तक आप अपनी इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे डाइट को, उस वक्त तक आपका वेट ठीक नहीं रह सकता। अच्छा, फिर खाने पीने में हमारी बड़ी एहतियाती होती है। इवेंट्स हों कुछ भी, जिस तरह अभी ईद का भी है तो हमारी दावतें चल रही होती हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा खाना पीना हमारा जो होता है वो हम एक्टिव होते हैं। एक तो हॉलीडेज़ होती हैं, फिर उसके बाद आपने बड़ा रेस्ट आराम सुकून से आप वो टाइम गुजार रहे होते हैं, जी उसमें भी बिल्कुल हमारा वेट जो है वो बढ़ ही रहा होता है। हम लोग बिल्कुल। को एक्सरसाइज तो छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज देखें, तो अगर खैर बहुत दूर रह हम गई है। अगर अपनी लाइफ से बेकरी की प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है ना। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स को निकाल दें, तो तब भी आप अपने बॉडी वेट को जो है नॉर्मल रख सकते हैं। सही। हम ये चीज़ें जी बहुत जी, ज़्यादा सुन। एक आपकी बात काट रहा हूँ। एक जो चीज़ दुनिया में जो जो बड़े से बड़े डॉक्टर एक चीज़ जो कहता है, अगर आप चीनी और नमक अपना कम कर देना तो आप मोटे नहीं हो सकते मोटे नहीं और आपकी सेहत हमेशा ठीक रहती है। ना नमक ज़्यादा लें ना चीनी ज़्यादा लें। चीनी को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और जो नेचुरल चीनी है जो फ्रूट्स में है, और वो आप फ्रैक्टोज है वो आपको इतना नुकसान नहीं करती। जो सारी इस तरह की बनी होती है आर्टिफिशियल, वो नुकसान करती है। हाँ। और अच्छा, फिर हमारी ज़रूरत की चीज़ें, फिर हम ये भी होता है कि नहीं हमने इनको कैसे कम करें, ऐसे ही है बस ना वो डॉक्टर इनको साहब? कैसे वो कम करने यही में ही सारा कैसे कुछ काम राज कर है। रहे हैं। अगर इसको कम, इन चीज़ों को कम कर दें तो वेट जो है आपका नॉर्मल रहेगा। और फिर अपने डाइट प्लान को जो है वो नॉर्मल रखें, ज़्यादा ना खाएं। जब हम कहीं भी दावतों में जाते हैं तो फिर इतना खाते हैं कि हम कहते हैं कि जी बाहर
खाना खा रहे हैं तो इतना खा लें कि शायद 2-4 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन वो 2-4 दिन गुजरने नहीं होते। लेकिन बहरहाल वो वेट जरूर हम आप बढ़ा रहे होते हैं। हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब, हमारे मैदे का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और ईद की मसरूफिया में से टाइम निकाल कर आप हमारे साथ आए। कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज ये है कि जो भी खाएं हेल्दी खाएं। अब जो भी आदमी हमारे पास आता है जिसका वेट ज़्यादा होता है वो हमें आके ये बताता है मैं तो कुछ नहीं खाता। जब उससे हम एक्सप्लोर करते हैं, उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सुबह क्या खाते हो, शाम को, दोपहर को, तो हमें पता लगता है कि जो भी खा रहा होता है सही नहीं खा रहा होता। तो इसलिए मुनासिब डाइट, उसमें मुनासिब मकदार हर वाइटामिन की, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, और रेगुलर हल्की फुल्की बात, और अगर उसने ज़्यादा खा लिया तो ज़्यादा बात, बस ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जब आप रात को अपने बिस्तर पे जाएं तो सबको माफ़ करके सोएं, और जब आप सबको माफ़ करके सोएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपकी तमाम कोताहियों और गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, हमारे खिते की एक बहुत बड़ी पहचान शाकिर हुसैन। शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर भी हैं, तज़कियाकार भी हैं। हमारे साथ आज ईद के तीसरे दिन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक जी, आपको। आपको भी हो और देखने वालों और सुनने वालों दोनों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। और इसके साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हमारे जनूबी पंजाब की खिते की पहचान है जनाब, और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। सैयद असद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको, और बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, और आप सबको भी, और जो देख रहे हैं सब प्रोग्राम और जो सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। बहावलपुर से स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर हमारे साथ, और इनकी पेंटिंग्स भी हैं और बहुत सारे इनके स्केचेस भी हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे कि माशाल्लाह कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं ये। सर, सबसे पहले तो आपसे जानते हैं ना, ईद के दिन कैसे गुजर रहे हैं आपके? आज ईद का तीसरा दिन है, ईद के जो पहले 2 दिन थे वो थोड़ा सा आपसे जानेंगे, कैसी क्या मसरूफियात रहीं? असल में नौरीन, ये जो ईद है ना, ये 2 दिन नहीं, ये उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन कुर्बानी का जानवर घर में लेकर आते हैं। और कुर्बानी का जानवर खरीदना एक बहुत बड़ी साइंस है, बड़ा मुश्किल काम है, और जो मैंने सारी ज़िंदगी नहीं किया। मेरे अब्बू करते, मेरा बेटा करता है, लेकिन जब वो जानवर आ जाता है तो फिर हमें उस एतबार से उसकी केयर करनी पड़ती है। वक्त पर पानी, घास, दाना। आप चूँकि मौसम देखा आपने, आज भी कितनी गर्मी शदीद पड़ रही है, और उसकी वजह से अच्छा, ये जो ईद से पहले बारिश हुई है वो उसने हब्स कर दिया था बहुत ज़्यादा। और मैंने लाइफ स्टॉक वालों से पूछा, मैंने कहा भी सब्स में तो जानवर बड़ा खुश, कहता खुदा का खौफ करें, आपको अगर गर्मी लग रही तो जानवर को भी वैसी गर्मी लगती है। तो हम पता नहीं जानवर को समझते हैं वो जानवर है, वो जानवर नहीं है, पूरा जानदार है ना। तो उसका ख्याल, फिर वो पंखा वंखा लगाया हुआ है। लेकिन अब क्या करें कि मैं तो बुज़दिल सा शख्स हूँ, वो टोड़ शोड़ मारता है, वो किसी घर का पला हुआ था, बच्चों ने वो ऐसे इशारा करते हैं तो फ़ौरन आ जाता है जैसे खुद कुछ हमलावर आता है। अच्छा, ये होता है जो घर के बकरे होते हैं ना, वो थोड़े आपके साथ घुल मिल जाते हैं, जो अपने खैर जब अपने घर में जानवर पाला हुआ उसके साथ तो मोहब्बत, जब नए घर में जाती है तो वहाँ बड़े मुश्किल से मानूस होते हैं, सारी सारी रात बोलते हैं, सोने नहीं देते, और फिर अगर अकेला जानवर हो ना वो तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। अच्छा, ये वाकई हकीकत है ईद की, आप एक दिन पहले ले, अच्छा इसलिए क्योंकि आप लोग आदी नहीं होते, एक दिन आप पहले ही लेकर आते हैं ताकि अगले दिन इसको कुर्बान कर दिया जाए। नहीं देखिए, या आप बड़ी मजबूत रिवायत थी, मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा रिवायत थी। वो ये थी, हुक्म भी यही है कि जानवर के साथ जब आपको प्यार हो जाए और जब उस पर छुरी फिर तो आप अफसोस, ये हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहिम, ये मिसाल है ना, ये हमें वहाँ से मिली है। तो अब तो वो सारी की सारी रूह ही ख़त्म हो गई। क्या ज़माना था कि बकरा लेकर हम, मतलब मुझे याद है बचपन में कि वो उसको हम सुनहरा लगाया करते थे उसके पैरों पर, उसके सींग पर, फिर गाने, मेहंदी लगाना, और मेहंदी के साथ ईद मुबारक। देखें, एक मेहंदी ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, सॉरी।
तो एक बकरे इस्तेमाल करते थे। अब बकरों के ऊपर कोई इतनी मेहनत नहीं करता। हाँ, जाहिर सी बात है, वो चीज़ें नहीं रहेगी ना अब मेरे ख्याल में। ये जो छतरा था, इसको इसके जो बाल होते थे, इसकी छत बनवाने और बाल ख़त्म करवाते थे, मशीनें, बाकायदा लोग होते थे, बड़ा बिजनेस था। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये है कि चांद रात को 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या ईद की सुबह, मैंने एक दोस्त है नासिर महमूद शेख, मैंने कहा क्या प्रोग्राम? कहता नहीं बस मैं ईद की नमाज़ पढ़ के, बल्कि सुबह सुबह चला जाता हूँ, नमाज़ पढ़ते हुए किसाई को साथ ले आता हूँ, साथ ही ज़िबा कर देता हूँ। अब ये सारे मसाइल जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशन था हमारा और बड़ा अच्छा ट्रेडिशन था। बिल्कुल, आज भी उसे आज भी है, जाहिर सी बात है, ये बेशुमार घरों खत्म तो हम में नहीं कह जानवर सकते कि खत्म हो हाँ। गया है, लेकिन अभी भी वो चीज़ें कायम है। बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा हाँ। है। बच्चे जो है वो अभी भी जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। मैंने अभी तज़किरा किया कि जो जानवर होता है कुर्बानी का, उसके साथ एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है, ताकि जब उसको कुर्बान किया जाए तो आपको दुख हो, तकलीफ हो, तो ये चीज़ हमें ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलती है। आप कैसे गुजार रहे हैं ईद असद? किस तरह पहला दिन गुजरा? कुर्बानी पहले दिन कर ली थी या जी सेकंड जी, डे? पहले दिन ही फर्स्ट टाइम ही कुर्बानी हो जाती है, तो उसके बाद जो लंच होता है वो उसी कुर्बानी के गोश्त से किया गया। तो बस ये है कि पहला दिन तो फैमिली के अंदर ही, और उसके बाद फिर दोस्तों का टाइम दिया था, क्योंकि एक तो कुर्बानी की वजह से घर में काम भी ज़्यादा हो जाता है। गोश्त में बांटा होगा। जी जी बिल्कुल, वो काम ये बढ़ भी जाता है, फिर मर्दों का तो यही काम होता है। गोश्त बांटना है आपने। गोश्त बांटना है। हाँ। तो मर्दों के ऊपर ये मर्दों के ऊपर हाँ, जिम्मेदारी ये होती बड़ी है। जो ईद होती है स्पेशली मर्द ज़्यादा मसरूफ होते हैं, उन्हें तो अपना कुछ पहनने का भी कोई इतना वो नहीं होता। होश अच्छा, नहीं होता है ना, मर्द हज़ार मोस्टली तो कुछ सो रहे होते हैं। आपने भी सो के गुजारा या आपने बाकी काम किया? अच्छा, सो वो रहे होते हैं कि जो ईद से 1-2 दिन पहले ना शॉपिंग करने निकले होते हैं, और उनकी जो ईद के जो 1-2 दिन पहले होते हैं ना, वो सारा मसरूफियत में गुजरते हैं शॉपिंग की। तो ईद वाले दिन वो सो रहे होते हैं कि चलो आज के दिन हमें कोई इस तरह का काम नहीं होगा, चलो हम ईद पूरी कर लेते हैं। सही है। अच्छा, पेंटिंग का थोड़ा सा इस हवाले से भी जानना चाहेंगी, कब से बचपन से ही शौक था? एक तो ये वैसे गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, आपका माशाल्लाह वर्क में देख रही हूँ, ये तो एक कमाल परफेक्शन है। थैंक यू। ये जो आर्ट होता है बेसिकली, तस्वीरें बनाना, ड्राइंग जो होता है, ये आपने बात सही की है कि बचपन से ही एक इंसान के अंदर शौक़ होता है। देखिए, हम जिस तरह बड़े होते हैं ना, हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने खसूसियत रखी है वो उभर के वक्त के साथ साथ सामने आ जाती है। तो चाहिए भी ये कि आपके अंदर जो खसूसियत है, एक इनफरादियत जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रख दिया है, आप उसी को ही लेके आगे चलें, ठीक है? तो वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको लेके चल सकेंगे। और ये आर्ट जो है, ये कर ही वो सकता है कि जिसे इस चीज़ का शौक़ हो और जो बचपन से कर सकता हो। आपको अगर बचपन से बनाने का शौक़ नहीं है, बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ अर्निंग को देख के आ जाते हैं इस तरफ, लेकिन जो एक आर्टिस्ट होता है ना, वो अर्निंग के पीछे कभी भी नहीं जाता इसको देख, वो अपनी रूह की तस्कीन के लिए कर रहा होता है। आप किसी भी आर्टिस्ट की गैलरी के अंदर जाते हैं तो उसके पास आप देखते हैं कि बेशुमार उसने काम अपना करके रखा होता है। उसका एक सब्जेक्ट होता है जो उसे कोई सजेस्ट नहीं करता कि आप ये करें, वो खुद देखता है कि मुझे ये चीज़ जो है लुभा रही है अपनी तरफ। अच्छा, मैं इर्द गिर्द की क्योंकि जो भी आर्टिस्ट होता है, मैं समझती हूँ हम जो आर्टिस्ट लोग हैं, हम बड़े सेंसिटिव होते हैं। शाकिर साहब, ऐसा आप इत्तेफाक करें कि इस बात से, बड़े सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को बड़ा फील करना और बड़ी गहराई से फील करना और उसको फिर एक्सप्रेस करना। हाँ, मतलब कुछ लोग लफ्ज़ों में करते हैं, जैसे बुक्स में, शायरी में। फ़नून लतीफ़ा का हो, चाहे मौसीकी हो, शायरी हो, उस्ताद हो, एंकर हो, अच्छा वो दूसरों से मुख्तलिफ है। देखिए, अब आपकी जगह पर हम किसी भी खातून को फौरी तौर पर नहीं बिठा सकते। अगर मैं ये कहूँ कि इसके बाद आपने 2 प्रोग्राम और करने, आप कहें ठीक है, कोई मसला नहीं, आर्टिस्ट है ना, इस शोबे से वाबस्ता है, आपका ज़हन हर वक्त काम कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है, बना रहे हैं, ये पेंटर हैं, पेन एंड इंक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ये सोचते हैं, देखते हैं, मैंने ये तस्वीर बनानी है, काम शुरू कर दिया, मैं गुजर रहा हूँ, अच्छा मैंने क्या करना है, लिखना है, अच्छा किस पर लिखना है, इंतखाब किया, ज़हन में चीज़ें चल रही होती हैं, फ़ौरन सामने आ जाती हैं। बेन ही जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो बड़े एग्रेसिव होते हैं कुर्बानी के जानवर के लिए। असल में तो ये बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा, फिर बच्चे रोते भी हैं कि वो जानवर कहाँ गया। अच्छा, आप सोने की बात कर रही हैं, सबसे ज़्यादा नींद तो आप लोगों की ख़राब होती है, ख़वातीन की। अच्छा, इन्होंने गोश्त भी संभालना है, गोश्त पकाना भी है, खिलाना भी है, डबल हो जाती है और भिजवाना भी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप मुनासिब सा घर रख लें और बाकी तकसीम कर दें तो टेंशन में ख़त्म हो जाती है। ये एक अच्छा, हमारे घर में यही सिलसिला होता है कि तो आपने कुर्बानी की, तो हमारे अब जो इर्द गिर्द होते हैं, हमने तो क्योंकि हम लोग को भी ज़्यादा मीट लवर है नहीं, तो फिर ये होता है कि ज़्यादा आप बांट दिया जाता है कि लोग, क्योंकि आपके कुर्बानी का मकसद भी यही होता है कि आपने जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, आपने उन तक जो है वो गोश्त पहुँचाना है, ताकि उनको वो मुस्तफ़ीद हो सकें, वो गोश्त खा सकें।
ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ी सी आपकी पेंटिंग्स आपके काम के हवाले से भी देखेंगे, क्या क्या काम है आपका, थोड़ा हमें हमारे नाजरीन को भी दिखाएं क्या क्या तैयार किया हुआ है आपने। हाँ हाँ जी। अच्छा, ये इसमें आर्ट के अंदर ना मुख्तलिफ, आप ये समझ लें कि ब्रांचेज होती हैं आर्ट की। ये तस्वीर के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, वरना तो आर्ट तो सर भी आर्टिस्ट हैं, आप भी आर्टिस्ट हैं। तो तस्वीर के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि स्केचिंग होती है, जो कि ये दिखाएंगे अपने। जी हाँ, बिल्कुल, ये स्केच है। ये स्केच बनाया हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत पेंसिल स्केच। कलर से काम किया हुआ है अच्छा, जी, ये पेंसिल कलर से काम है और बहुत खूबसूरत है ना, अगर ये जी। थैंक यू। ठीक। अच्छा, और इसी मीडियम के अंदर ही पेंसिल कलर से ही मैं मज़ीद आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ये ये किसी कपल की कपल की तस्वीर तस्वीर है, है, बिल्कुल ठीक ऐसी। है। जो लोग डिमांड करते हैं शादी हाँ, बनवाने के लिए, तो ये अच्छा, इसकी अपनी एक खूबसूरती है अपने बिल्कुल स्केच की। ऐसी है हाँ, कि बड़ी मेहनत का काम है। मेहनत का काम है। वैसे एक स्केच बनाने में कितना टाइम आपको लग जाता है? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ अवामिल कार फरमा होते हैं। एक तो आप ये मुझे कहेंगे कि आपने सिर्फ सिंपल पेंसिल में काम करवाना है, वो जल्दी हो जाता है, उसमें कलर वेरिएशन नहीं होती। एक आपने पेंसिल पकड़नी, उसी से आपने जो उसकी टोन हल्की ज़्यादा डार्क करके आपने तस्वीर बना के दे देनी, वो जल्दी हो जाता है काम। फिर दूसरा होता है कि पेज का साइज़, कि आपने कितने बड़े साइज़ के ऊपर काम करवाना है। डेफिनेटली जितना बड़ा साइज़ होगा वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है कि उसके अंदर स्केचेस कितने लोगों के हैं। एक आदमी का है फेस, या दो चलो हैं दो या है, तीन हैं कपल है, या हाँ ज्यादा बिल्कुल हैं है, इसमें। ग्रुप फोटोज़ हो जाती ठीक है। हैं, कपल हो जाती हैं, तो वो भी टाइम लेता है आपने, तो इस तरह। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल आपको बताऊं कि अच्छा, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये कायदे आज़म। कायद आज़म का मैंने ये, और बहुत खूबसूरत आपने इनका स्केच बनाया है। जी, ये डॉक्टर साहब, चारकोल है, ये ब्राउन कैसा लगा चारकोल आपको है। ये स्केच? अच्छा, अब इसमें असद जरा दोबारा दिखाएं हमारे नाज़रीन को। हाँ, एक ये स्केच है और एक वो एक फ्रेम वो है। एक वो अच्छा, हमारे पास। दोनों का देखें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हेयर स्टाइल भी वहाँ पर बाल कम है, यहाँ पर हेयर स्टाइल, ये जवानी का ये है, जवानी है, ठीक वो है। एक वो उनकी एक उम्र, तो इसमें आप उसमें देख लें कि उन दोनों के नकूश का भी फ़र्क है और फर्क है, मेहनत कितनी ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। ये एक बुनियादी बात है कि हमने तो देख लिया और देखने के बाद दाद दे दी। उनसे पूछे तो कहते हैं हम लाखों लकीरें ड्रा करते हैं, हज़ारों नहीं, एक मतलब पोर्ट्रेट पर लाखों तस्वीरें ड्रा करते हैं और फिर कहीं जाकर वो असल एक शक्ल। असर निकला। अच्छा, इस पे तो आपको बड़ी मेहनत की होगी, कितना टाइम लगा आपने? अच्छा, इसमें मुझे लगे थे 2 दिन। 2 दिन। इस वाले ये मीडियम है चारकोल का, ये भी चारकोल का मीडियम है और ये भी चारकोल मीडियम है। अच्छा, ठीक अच्छा, है। ये ब्लैक चारकोल है और ये ब्राउन चारकोल है, अच्छा, हाँ, ये डिफरेंस तो है ये इसमें, डिफरेंट ठीक है। है। तो ये मुझे जल्दी हो गया था, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी किए हैं। ब्लैक चारकोल में मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बिना ब्लैक चारकोल के अंदर। तो इसमें, और ये तस्वीर भी आपको अमूमन असद ये कज़न भी देखने चारकोल को भी नहीं बताया मिलती। नहीं, ये चारकोल क्या है? हाँ, चारकोल के हवाले हाँ। से भी जानेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही असद हैं। उनकी खूबसूरत पेंटिंग्स और स्केच हम साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं। शाकिर साहब की मज़ेदार बातें जो हमेशा बड़ी मज़ेदार होती हैं। अच्छा, ईद के हवाले से आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी, जो आपकी बचपन की ईदें थी और अब वाली ईदों में क्या फ़र्क देखते हैं? बड़ा फ़र्क है। ऐसा फ़र्क है कि मैं तो अब सोचता हूँ कि वो चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई। जो हमारे बच्चों को जो कुछ मिल रहा है, इनको तो पता ही नहीं कि ईद है क्या। हमें मतलब है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जानवर पहले आ गया। ये मतलब मैं ईद उल ज़ुहा की बात कर रहा हूँ, ईद कुर्बान की बात कर रहा हूँ। और अब तो ये है ना कि बस आया और ज़िबा कर दिया। वो बच्चों को भी, अब वो छोटे बच्चों के लिए जानवर लाया जाता है, वो खुश होते हैं, उनको हर चीज़ उठाएंगे और तो जाके उनके। बचपन मासूमियत होती है ना, वो जो मासूम होते हैं बच्चों को इतना वो। हाँ, हाँ, मतलब बिस्किट दे रहे हैं, घर में जो पका है, रोटी वो पकड़ा रहे हैं, दूध ऐसे ही। पीने तो दूध भी अपने जाके दे रहे हैं, फीडर बकरे के मुंह, मतलब ये एक मतलब नेचुरल हाँ, बात है। नेचुरल है। और यहीं से मतलब है कि जब इसको ज़िबा कर देते हैं और जो बकरे बच जाते हैं, तो फिर कसाई उनको देख के कहता है बकरे की माँ कब तक खैर खैर बनाएगी, बनाएगी। कभी तो चोरी के नीचे आएगी। तो ये बकरे की माँ वाली मिसाल जो है ना, ये भी हमारे यहाँ दी जाती है। लेकिन जो बचपन की ईद थी, उसमें एक इबादत का तस्वर बड़ा अच्छा था। अब दिखावे का तस्वर आ गया है। अब मुझे याद है, लोग सारा सारा साल अपने घरों में बड़े जानवर पाला करते थे और वो जानवर मतलब खुला बाज़ार में लेके फिर रहे, क्योंकि वो जानवर घर के अंदर पला हुआ होता था। लोगों को आना जाना, उनके साथ कलाम करना। जानवर कलाम करता है, बात करता है, वो कहते हैं उठ जाओ, उठ जाता है, बैठ जाओ, बैठ जाता है।
फिर वो उनके यहाँ रस्सी बस डाल के तो उनको कान से नहीं खींचते थे। वो जहाँ जहाँ मालिक जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा है और उसने कहीं रुकना ही नहीं है। क्या शानदार मतलब ज़माना था, जानवर भी अच्छे होते थे। और अब तो जानवर ये है कि चलो अगर आपने बांध दिया तो अगर आप सो गए तो कोई खोल के भी ले जाता है। ये इस दफा बड़े चोरी भी हुए। हाँ, मतलब चोरी भी हुए हैं। एक वायरस आया हुआ है चेचक का हाँ। जानवरों के अंदर। वो मतलब एक नई उस्ताद है उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा साल ये जानवर पाले उनके लिए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन लगाई जा रही है, लाइफ स्टॉक लगा रहा है। लेकिन ये है कि चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई। अब जैसे जैसे ये गर्मी में ये त्यौहार आ रहा है, गोश्त जो है वो फ़ौरन जो है डॉक्टर कहते हैं फ़ौरन नहीं खाना चाहिए, थोड़ा देर रख के इसको फिर पकाएं। ऐसे ज़िबा किया तो फ़ौरन ना करें। फिर हमारे यहाँ बेअतदाली बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन को तो हुक्म दे देती है अभी कि जी आपने कलेजी भी पकानी है, गोश्त भी बनाना है, बारबेक्यू भी बनाना है, और पता चला कि वो उसी रात अस्पताल पहुँचे हुए हैं। पहले ये नहीं होता था। पहले तो मुझे याद भी नहीं, शायद गोश्त घर में फ्रिज भी नहीं होते थे, डीप फ्रीज़र वाला ज़माना नहीं था, गोश्त घर में रखा नहीं जाता था। कैसे रखते, कैसे महफूज करते? गाँव में जाते थे ना, तो गाँव में जो दादियाँ होती थी वो गोश्त को सुखाती थी। हाँ, मतलब वो एक हार प्रॉपर वो एक मतलब होता था उसके अंदर गोश्त को सुखाया जाता था। प्रो के ना तार के अंदर हाँ। या धागे के अंदर प्रो के सुई के साथ चलने। वो तो एक अच्छी ट्रेडिशन थी ना। हाँ। तो उसमें ग़िज़ाइयत भी रह जाती थी। लेकिन अब तो हर चीज़ ही ख़त्म होगी। जो कुर्बानी की कुर्बान करने का मतलब ये है कि कुछ बुरी आदतें कुर्बान कर दें, कुछ लोगों से आपने खाया हुआ है अपना माल उन पर कुर्बान कर दें, कुछ अनाज कुर्बान कर दें, कुछ झूठी बातें सच की तरफ आ जाएं, ये भी है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी ये त्यौहार अब आम आदमी के बस का नहीं रहा। बहुत महंगाई हो गई है। मैं देख महंगाई की वजह से तो बहुत हर बंदा ही डिस्टर्ब है, परेशानियां हैं, परेशान है, मसाइल हैं, वसाइल कम है हमारे पास। आमदन वसाइल नहीं, के साथ साथ जो है वो आमदन नहीं रही ना। हाँ। असर पड़ रहा है उन सही। अच्छा, क्या गोल्स हैं, क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान किया हुआ है आपने असद? अच्छा, इसमें ये है कि इंसान जिस तरह ना अपने काम के अंदर आगे जा रहा होता है ना, तो उसका मोटिवेशन लेवल, उसका अपना एम, वो भी साथ साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। ठीक है, अब मैं पहले सिर्फ अगर सिंपल पेंसिल से काम करता था तो मेरी उस वक्त कोशिश थी कि मैं कलर पेंसिल की तरफ आऊँ। कलर पेंसिल एक कंपैरेटिवली सिंपल पेंसिल से एक डिफरेंट और मुश्किल मीडियम है। हर कोई काम नहीं करता। सिंपल पेंसिल से बहुत से लोग काम कर लेते हैं, लेकिन कलर पेंसिल को वो नहीं चला सकते। उस वक्त मेरा ये शौक़ था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसकी तरफ आऊँ, क्योंकि मेरे जो टीचर हैं हमायूं आज़म साहब हैं भावलपुर में, मैंने उनसे काम सीखा। 2016 में मैं उनके पास गया था। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ आपकी मालूमात के लिए भी, कि बहुत से लोग जो है ना जो ये काम कर रहे होते हैं आर्ट का, तो कहते हैं जी सेल्फ टॉट है, इनको किसी ने नहीं बताया जी, ये खुद से अपने ही उस्ताद हैं और इनको सिखाने वाला नहीं है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। सिर्फ अंबिया कराम होते हैं जो खुद से सीख के आते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनको अता किया जाता है, उनका कोई टीचर नहीं होता। बाकी यहाँ पे हर इंसान का कोई ना कोई टीचर होता है। अब बज़ाहिर आपने किसी उस्ताद के पास जाके नहीं सीखा, लेकिन आप किसी से मदद ले रहे हैं, आपने कोई रेफरेंस तस्वीर देखी है, आपने यूट्यूब के ऊपर आपने क्लिप्स देखी हैं, आपने कोई किताब पढ़ी है, ठीक है, आपने वहाँ से मदद ली है, तो आपका टीचर अल्टीमेटली वो होता है। अच्छा, आर्ट का यही होता है, जाहिर सी बात है, आप किसी भी शोबे में हो आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जिस तरह अभी चारकोल की सर ने भी सवाल किया था, आपने चारकोल में काम किया हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताया ना कि चारकोल क्या है? चारकोल, ये ब्लैक चारकोल की मैं बात करता हूँ, ये आम पेंसिल से बहुत ज़्यादा डार्क होता है। ठीक है। आम पेंसिल पे आप अगर एक लाइन लगा देते हैं तो वो फाइनल नहीं होती, वो आराम से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन चारकोल की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है। इस पर आपको स्ट्रोक जो बड़े सोच समझ के लगाने पड़ते हैं। ठीक हो गया। इसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है दूसरी पेंसिल की निस्बत। ये चारकोल का फ़र्क है। चारकोल का अच्छा, जो फ़र्क। पेंटिंग करते हैं आप, पेंटिंग्स में भी है, अब पेंटिंग्स भी है हाँ जी, आपके पास? पेंटिंग मैं करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। दिखाएं ताकि हम पेंटिंग्स भी देख सकें। आपके स्केच तो हमने देख, पेंटिंग में आपने क्या क्या काम किया हुआ है और किस तरह किया हुआ है आपके पास अभी अवेलेबल? जी, एक ये वाटर कलर में मैंने काम किया था। अच्छा, वाटर कलर पे काम किया हुआ है, ठीक है। अभी आप सिखा भी रहे हैं कोई आपने इस तरह, जो एक फ़न आपके पास है तो जाहिर सी बात है आप बाकी जिस तरह स्टूडेंट्स आते हैं जिनको शौक़ है पेंटिंग की तरफ, इस आर्ट की तरफ आना, उनको सिखा रहे हैं? मैं किसी को सिखाने का काम उस वक्त तक शुरू नहीं करूँगा जब तक मैं ये खुद ना समझ लग खुद जाऊँ ना कि मैंने समझ सीख लिया है। जाए। अभी तो मैं खुद तिफ़ल मकतब हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए अपने। मैं बहुत से आर्टिस्ट को देखता हूँ
तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। तो अभी मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं अपने सीखने के अमल से निकल के लोगों को सिखाना शुरू कर दूँ, क्योंकि अपना सीखने का अमल रुक जाएगा। अच्छा, सीखने का अमल मैं समझती हूँ, मेरी ये हमेशा बात होती है कि सीखने का अमल जो है वो आपका कब्र तक जारी रहता है। आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं, रोज़ आप जिनसे मिलते हैं आप उनसे भी सीखते हैं, आप जो देख रहे होते हैं आप उनसे भी, क्योंकि ज़िंदगी ना वो कहते हैं आपकी बेहतरीन उस्ताद भी है, आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। तो जब तक आप जी रहे हैं लाइफ को उस तक और कब्र तक आप सीखते रहते हैं, जब तक आप मर नहीं जाते। अच्छा, ये भी ऐसा सीखने है? वाले सीखते हैं। ऐसा ही है, वजह हाँ ये है कि अगर आप कहीं पर रुक जाएंगे ना, हाँ, इसका मतलब है कि आप नई चीज़ों की तरफ नहीं जाना नहीं जाना चाहते। इल्म चाहते। तो फिर आपको, मैंने बहुत सारे यहाँ मिसाल हैं, डॉक्टर हनीफ चौधरी साहब 80 साल से ज़्यादा माशाल्लाह उनकी उम्र, उन्होंने अब PhD की है। आप तसव्वुर करें ज़रा, मतलब वो पढ़ते रहे हैं, उन्होंने नौकरी भी नहीं करनी थी। अच्छा, तो ये एक था, शौक था शौक था। कि मैं पढ़ता रहूँ, पढ़ते पढ़ते वो आगे। गवर्नमेंट ने उनको कोई इंसेंटिव भी नहीं दिया, देखे ना। लेकिन ये है कि सीखना, सीखना पढ़ना, पढ़ना, हाँ इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। बिल्कुल ऐसा तो ही है। उसका मतलब ये नहीं था कि ये वाला चीन था, वो तक बहुत दूर तक है, उसके लिए तब आपको सफ़र करना पड़े। और इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी, लेकिन वो कहते हैं अभी हमारा इल्म जो है। इल्म जो है, अच्छा जो ज़ौक़ रखते हैं, जिनका अदब के साथ बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है, वो नहीं समझते, वो कहते हैं शायद अभी बहुत कुछ हमने अभी सीखना है, बहुत कुछ हमने सीखा भी नहीं है, कि हम लोग तो अदब से भी अभी काफ़ी दूर मैं तो होते ये जा रहे कहता हैं हूँ ना। कि ज़िंदगी थोड़ी है, किताबें ज़्यादा हैं। किताबें ज़्यादा किताबें हैं। पढ़ने के लिए इतनी हाँ रखी हैं, इतनी रखी हैं कि मुझे समझ नहीं आती वो कैसे पढ़ेंगे। अभी तो हमने अपना अदब नहीं पढ़ा, तो बाकी ममालिक का अदब, बाकी ज़ुबानों का अदब, वो तो बहुत दूर रह गया ना। अभी तो यहाँ पर रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी किताब आ जाती है जो अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इस खींचा तानी में हम फिर ईद कुर्बान की तरफ आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं हाँ जब घर से निकला हूँ सुबह सुबह हाँ। आपकी तरफ आने के लिए, तो पीछे से एक आवाज़ आई थी, लीमू और दही लेते आइएगा। मुझे आपसे पूछा था कि ईद पर लीमू और दही का क्या जोड़ है। शाकिर साहब, आपने ऐसा क्वेश्चन किया, ये खाने पीने से रिलेटेड है, आपको अच्छा पता है अच्छा। कि अब लींबू मतलब और सुबह दही। सुबह 9 बजे अब दही और लीमू का मुझे नहीं समझ आई देखें, ना। ईद के जो तीनों दिन होते हैं, जाहिर सी बात है जो हमारी घर की खवातीन हैं स्पेशली, मैं खुद भी, हम लोगों हाँ के हाँ। खाने जो हैं वो घर में तैयार हो रहे होते हैं, और उसमें तो फिर आपको पता है कि फिर मेरा आपने सवाल तो उधर ही रह गया ना, ये लीमू और दही का क्या मतलब है। लींबू और दही आप जो है हाँ खाने के लेकिन, लिए इस्तेमाल करते हैं ना, यही अच्छा, तो मैं आपको अब बता रही मुझे हूँ कि खाने बता अच्छा, मैंने कहा ये शायद ना वो कॉस्मेटिक्स का भी कुछ नहीं ना नहीं नहीं, टोटका मोटका होता है। शायद नींबू वैसे कॉस्मेटिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा है ना। सकता है घर में आपके स्किन हाँ, के मैं लिए, यही कह दही रहा भी था अभी, आपके लिए अच्छा खवातीन है। के लिए ये भी तो होता है ना। लेकिन आपको पता है त्यौहार है, तो त्यौहार में तो फिर खाने ही इस टाइम ज़रूरत अच्छा। है कि नींबू और दही जो है वो आप घर के खानों में इस्तेमाल। वैसे क्या शौक से खाया आपने, और कोई घर में हेल्प भी की, या सिर्फ आपने खाने पे ही अच्छा जोर भी देखो, रखा? मैं कहता हूँ कि मैं दुनिया में आया हूँ किचन में जाने के लिए नहीं आया। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी मतलब बात, आप खाना खाने आए नहीं नहीं, हैं? खाना खाने भी नहीं आया मैं, मेरी पूरा सुन लेना। अच्छा 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 क्योंकि मुझे कोई कुकिंग से कोई शौक नहीं, अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल दिलचस्पी नहीं हाँ, है। दिलचस्पी नहीं है सिवाय इसके। लेकिन खा हर चीज़ लेता हूँ, मतलब मटन है, बीफ नहीं खाता, अच्छा, चिकन और मटन खा लेता हूँ, उसमें कोई चीज़ भी सब्ज़ी वगैरह हो या खाली भी हो, लेकिन ये इनकार नहीं है। और वैसे भी अच्छा, मुझे हैरत होती है, लोग ईद पे बहुत ज़्यादा खाते हैं, हाँ। मैं तो बहुत कम खाता हूँ ईद पे ना। तो वो ये लोग कोई खाते हैं सर जी, है ना। आप आप कम खाते हैं, बाकी तो खाते आप हैं। मेरी शक्ल ही देख रहे हैं कि मेरा, मैंने कल 2 दिनों में मैंने क्या खाया क्या होगा जो। खाया है? बहुत कुछ खाया है। अच्छा, इस पे मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम आर्ट की बात कर रहे हैं, ईद से भी आप थोड़ा सा आपसे जानते हैं ना, ईद के हवाले से आपकी क्या क्या मसरूफियात रहीं, ईद पे भी काम करते रहे हैं? ईद का पहला दिन तो घर के घर कामों के के अंदर, कामों जी में बिल्कुल, गुजरा। अगर आपने कुर्बानी की है तो आपके काम डबल हो जाते हैं। ठीक है, एक तो कुर्बानी के गोश्त को आपने मतलब कि उसको काटना है, उसको बनाना है, अगर कसाई आ गया उसके साथ आपने मदद करवानी है। फिर दूसरा मरहला ये होता है, वो तो चला गया, कसाई मिल गया था इस दफ़ा आसानी से? कसाई आसानी से नहीं मिलता। इस दफ़ा तो कसाईयों के भी बड़े नखरे हैं। कसाई बिल्कुल अच्छा, आसानी इस से नहीं दफ़ा क्या मिलता। हमेशा ही होते हैं। हमेशा ही होते हैं वैसे, हाँ। आसानी से कसाई कहाँ मिलता है, बस वैसे थोड़ी कसाईयों की दको दो बड़ी करनी इकसाम पड़ी है, तो अरेंज हुआ। ईसाइयों की बड़ी इकसाम है, बाज़ारों में जो दुकानदार है वो भी अपनी तर्ज का एक ईसाई है। कसाई है।
जो ब्यूटिशियन का काम कर रहे हैं वो भी अपने तौर पे कसाई मतलब इतने चार्ज करते हैं ना। हाँ, कसाई का तस्वर यही है कि यार ये थोड़ा गोश्त दे रहा है, पैसे ज़्यादा ले रहा है, चले बात करें अब बात करें। आमतौर पे सर कसाईयों के साथ जो तशबीह दी जाती है वो हाँ। सर्जन को ज़्यादा दी जाती है। हाँ ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं, घर वालों में भी, घर में भी बनाते हैं, किसी का बनाया है या घर वाले फरमाइश नहीं करते? अच्छा ये भी मैं बता दूं आपको कि एक आर्टिस्ट है ना, अमूमन यही सवाल किया जाता है कि आपने अपने बच्चे का स्केच बनाया कि नहीं बनाया, आपने अपनी वाइफ का स्केच बनाया, वालदैन का स्केच बनाया। तो बिल्कुल मैंने बनाया है। तो अपने बेटे का मैंने अभी एक ऑयल पेंटिंग के अंदर मैंने उसका जो पोर्ट्रेट है वो स्टार्ट किया, अभी कंप्लीट नहीं है वो। ऑयल पेंटिंग के अंदर मैंने पोर्ट्रेट फर्स्ट टाइम ही अपने बेटे के ऊपर ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया। ऑयल पेंटिंग के अंदर आप लैंडस्केप तो बना लेते हैं लेकिन पोर्ट्रेट थोड़ा मुश्किल काम आ जाता है, क्योंकि पोर्ट्रेट में ना, अच्छा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लैंडस्केप है, ठीक है, ठीक है, ये लैंडस्केप है, इसमें अपन अपनी मर्जी से थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं। मतलब हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे दरख्त नहीं लगाना, यहाँ पे एक दरख्त जो है वो लगा देना, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा, हम लगा देंगे, देखने वाले को बुरा नहीं लगेगा या वो कहेगा नहीं जी वहाँ पे ऐसा दरख्त था ही नहीं, नहीं कह सकता। लेकिन पोर्ट्रेट के अंदर जैसे ये पोर्ट्रेट है, हमें अगर किसी की तशबीह देनी है तो हमें पूरा पूरा काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ से राह फरार इख्तियार नहीं करने देगा कोई भी पोर्ट्रेट, तो ये काम ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ऑयल के अंदर एक नया मीडियम है मेरे लिए, मैंने ज़्यादा काम पेंसिल के अंदर किया, तो पहले मैंने ऑयल के अंदर लैंडस्केप को स्टार्ट किया। सही, उसमें मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई है, अभी मैं लेके नहीं आ सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सफ़र भी था, फिर ये चीज़ें भी थी, तो ज़्यादा कैरी करना मुश्किल था, तो वो मैंने उसमें एक्सपीरियंस कर लिया। अब मैं पोर्ट्रेट की तरफ आना चाह रहा हूँ, वही कि अब पहले मेरा एम था कि मैंने शुरू करना है ऑयल को किसी भी तरीके से उस मीडियम में मैं इन हो जाऊँ, इन हो गया। अब मेरा एम था कि मैं ऑयल के अंदर पोर्ट्रेट स्टार्ट करूँ, तो मैंने एक्सपीरियंस अपने बच्चे के पोर्ट्रेट से किया, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो इन प्रोसेस है, अभी उस पर काम कर रहे हैं, अभी उस पर काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसके हवाले से आपकी चीज़ें भी चल रही हैं, काम भी। अच्छा इसके साथ शाकिर साहब, जो हमारी ईदें अभी वाली जो हैं उसमें आप होता है, पहले बचपन में हम लोग एक ईद बॉक्स तैयार करते थे, ईद कार्ड तैयार होता था, फिर आपको शेर शायरी भी आपकी लिखी जाती थी और फिर आप अपने दोस्तों को बांटते थे। अब ये रवायात ख़त्म हो गई हैं, अब तो एक सोशल मीडिया इतना डिजिटल ईद भी डिजिटलाइज हो गई है ना। हाँ, आपने जैसे ईद पर ये पहले कहाँ ये इस तरह के हम प्रोग्राम करते थे। अब देखिए कि अब आप बुलाते हैं मेहमानों को, वो अपनी अपनी ईद बताते हैं, तो एक वक्त में अगर एक दिन में आपने 4 प्रोग्राम किए हैं तो 4 में 8 मेहमान आए, तो आपने 8 लोगों की ईद के साथ मुलाकात की है, पहले नहीं होती थी। बेआइन ही जिस तरह अब आप माजी की ईद की बात कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं बड़ी तैयारी करते थे, सोते नहीं थे, उनके लिए स्पेशली शॉपिंग होती थी, पम्पी से लेकर ऊपर पोनी तक, और उसके साथ मैचिंग पूरी तैयारियां होती थी बच्चियों के लिए। इसी तरह बच्चों के लिए मैचिंग कपड़े, अगर 3-4 भाई इकट्ठे हैं माशाल्लाह, तो उनके कपड़े भी एक जैसे, उनके शूज़ भी एक जैसे, एक बड़ा मतलब होता था। अब तो ये सारी चीज़ें अनका होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं माशरे के अंदर। अब हर बच्चे इतना बाश हो रहा है, कहते हैं मैंने शलवार कमीज़ नहीं पहननी, मैंने पैंट शर्ट पहननी, मैंने टी शर्ट पहननी है, या मैंने जो भी उनके पसंद का जो भी सिलसिला है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि बड़ों के यहाँ भी जो ईद का तसव्वुर था वो भी मैंने नोट किया है, वो ग्रेजुअली ख़त्म होता जा रहा है। वो कहते हैं बस ठीक है, जो जिम्मेदारियाँ हैं, अभी यासिर साहब ने कहा ना कि आपने बहुत सारी ईदें मनाई होंगी, तो इतनी सारी ईदें मनाने के बाद फिर एक लम्हा ऐसा आता है, फिर वो कहते हैं मुझे तो अब याद नहीं कि मैंने आखिरी मरतबा ईद पर कब कपड़े लिए थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं। मतलब आप कपड़े नहीं लेते? मतलब कपड़े अब कितना अच्छी क्वालिटी का कपड़ा आ रहा है कि आपके पास जो सूट भी जब पहने वो तो नया ही होता है ना। तो अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ऑन ऑफ मतलब शॉपिंग हो जाती है, बर्थडे पे हो जाती है, ये सर्दियों के आगाज़ में, गर्मियों के आगाज़ में। बचपन में तो अम्मा अब्बा ड्रेसेस लेके जो भी वो लेकर आते थे अपने पसंद का पहना देते थे। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद शादी शादी के बाद जो है वो भाभी बेगम आ गई तो बेगम अपनी पसंद का लेकर आई, या खुद पसंद करते हैं? नहीं, कपड़े के मामले में अब एक अरसे तक तो मैं खुद करता रहा हूँ। ठीक है। अब ये है कि बेटा है तो वो माँ के साथ चला जाता है, उसको पसंद है, तो मैंने मना करता हूँ, मैं कभी ये काम ना, ये मेरे पास कोई चीज़ तो मेरे पास रहने दे। कुछ तो पसंद का, कुछ तो मेरे इख्तियार में रहने दे। कुछ तो पसंद क्या मैं खुद भी पहन लूं। हाँ, तो वो ये है कि लेकिन मोस्टली मैं खुद पसंद करता हूँ अपने लिए। ठीक है। ड्रेसिंग जो है, शूज़ हो गए, बल्कि आपको सुनकर ये हैरत होगी कि मैंने कभी अपनी मिसेस से कपड़े प्रेस भी नहीं करवाए। अच्छा। मैं शूज़ भी पॉलिश नहीं करवाता, ये मतलब ये क्या बराबरी की बात है ना। मैंने कभी उसके कपड़े प्रेस किए हैं? मैंने कभी उसके शूज़ साफ किए? नहीं किए ना। मर्द को करता है,
जब मर्द नहीं करते तो औरत भी नहीं करनी चाहिए। ये एक बुनियादी बात है, ये मैं अपनी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, ये मेरा माइंड सेट है। जब आप उनको बराबर की सतह पर लाएंगे तो फिर ये बात होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कपड़ा अपनी पसंद का ही पहनना चाहिए। सही है। कहते हैं जी कि शादीशुदा शख्स अपनी मर्जी से चैनल चेंज नहीं कर सकता। हाँ। तो वो दुनिया क्या चेंज करेगा। तो मैं लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि नहीं भी कपड़ा अपनी मर्जी का, या खुराक मतलब फूड में अपनी चॉइस का खाता हूँ। बिल्कुल बाहर भी जाऊँ तो मुझे पता है कि कौन से होटल में, या घर में भी उनको पता है किसने ये किस तरह का खाना है। पसंद करते हैं। लेकिन ईद पर वही खाता हूँ जो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद पे तो आपको पता है ईद की जो 3 दिन होते हैं वो आपके ये गोश्त ही चल रहा होता है। अच्छा, वो गोश्त खा रहे हैं। मुझे मैं अब आपको मजे वाली बात हैं। बताऊं, बड़ी आपको सुन के हैरत होगी, शायद आप पर भी इम्प्लीमेंट। मेरी बेटी है ना, खैर तो वो बाहर होती है, तो वो जब पाकिस्तान में थी तो वो गोश्त नहीं खाती थी। अब कहती पापा जान बड़ा याद आता है गोश्त। क्योंकि वहाँ पर ये मीट नहीं मिलता ना, मटन नहीं मिलता, तो वो परेशान होती है कि अब कहती है, कल भी मेरी बात है पापा जान वो आपने ना करेले लेके आने, तो करेले गोश्त खाऊंगी, कीमा करेले खाऊंगी, भरे हुए करेले खाऊंगी। तो ये फेजेस होते हैं। तो माइट भी आप भी ना, आपने खाया कल परसों गोश्त खाया कि नहीं खाया? लेकिन गोश्त तो फिर चल रहा है ना। अच्छा, मैं आपकी शक्ल पे बड़ी अजियत आई है। वो ये कि मुझे मटन और बीफ में इस तरह के खाती नहीं, बहुत कम गोश्त खाती हूँ। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, अपने घर में आपके मेहमान आ रहे हैं, तो आपके दोस्त आ रहे हैं, तो आपने खाना बनाना है तो आपने गोश्त ही बनाना है। मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए कि जो गोश्त ज्यादा नहीं खाते, उन्हें फिर खाना पड़ता है इन दिनों में, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मेरे घर के बच्चे जो हैं वो इस ईद पर पैसे इकट्ठे करके वो बाहर से चिकन की चीजें मंगवाते थे। कहते हमने मटन नहीं खाना। अच्छा, नहीं खाते लोग, मोस्टली लोग वो फिर भी चिकन खा रहे होते हैं। कहते हैं चिकन इग्नोर हो जाता है, चिकन बिल्कुल इग्नोर नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। और बहुत सारे लोग हैं वो उनके साथ जो है आपके चिकन भी बन रहा होता है लाजमी। आपको वैसे आप भी भाभी का हाथ बटाते हैं या नहीं कुकिंग? कुकिंग में मैं बिल्कुल सर से एग्री करता हूँ। मेरी भी आदत सर की तरह है कि मुझे कुकिंग में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं कुछ बना लेता हूँ। अच्छा। बारबेक्यू में कर लेता हूँ, और छोटा मोटा काम जो जैसे कि अंडा फ्राई कर लिया, अंडे का ऑमलेट बना लिया। बड़ा काम है ये सब मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। जो नहीं करता कुकिंग जैसे एटम बम तैयार करना है। जिसको देखे ना कि आप जैसे असद ये कह रहा है कि जी वो आमलेट में आपने मिर्च ज्यादा डाल दी, नमक, वो तो एटम बम भी बन गया ना जी। तो इसलिए उससे बेहतर है कि बंदा वो इनकार कर दे रहा है। अच्छा, खुद तो कभी ना हो घर में तो फिर तो आपने ये सर्विस अपने खुद ही लेनी है ना, बेगम नहीं तैयार करके देंगी तो आपने खुद चीजें बनानी। अच्छा, ये मैं ना जो आमलेट बनाता हूँ ना, वो मुझे ना अपने हाथ का ही अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, उसमें फिर बहुत सी चीज़ें मैं उसमें मिक्स ऐड करता हूँ। टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, अदरक, वो सारी चीज़ें डाल के फिर मैं जो ऑमलेट बनाता हूँ ना, तो उस तरह आमतौर पे घर में जो है वो बेगम बना के नहीं देती या वालदा बना के नहीं देती, तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं उस तरह से बना के खाऊं, तो मैं फिर खुद बना लेता होता हूँ। सही। चलो, ये भी अच्छी एफर्ट है कि चले खुद ही खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। अब पता लगे भी खुद ही खाई जा रहे हैं, लिमिटेड बनता है। बेगम मुंह वेहदी पिएगी भी असद कल्ला कल्ला खाई जा रहे हैं। लेकिन क्या पता इनकी बेगम को पसंद ना हो इनके हाथ का बना हुआ ये हर किसी की चॉइस जो है वो डिफरेंट होती है। ये भी तो हो सकता है ना। वैसे आपने ईद पे क्या नाश्ता किया? मेरा नाश्ता जो है हमेशा देसी होता है। मैं हमेशा पराठा खाती हूँ लाजमी। तो नजर आ रहा है सेहत से माशाल्लाह, कहने की जरूरत नहीं। मैं पराठा नहीं छोड़ सकती, मुझे पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके साथ जो है मैं लाजमी सालन अगर हो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं चाय के साथ चाय और पराठा तो मेरा मस्ट है। अंडा मैं बहुत कम, गर्मियों में, सर्दियों में खा लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में मेरे से नहीं खाया जाता। मतलब आज भी आपके नसीब में गोश्त नहीं हुआ नाश्ते में? नहीं, गोश्त था ना सालन में, मैंने भुना हुआ, मैंने मसाले के साथ खाया, गोश्त को छोड़ के। बोटी नहीं खाती मैं मसाले के साथ खा लेती हूँ। अक्सर भी घर में अब्बा जी मेरे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं माशाल्लाह, तो अक्सर हम लोग जब ईद आती है तो वैसे भी कभी कभी वो कर लेते हैं। वालदा की तो डेथ हो चुकी है, तो फिर हम उनका ये होता है कि मैं अपने बच्चों को खुद बना कर खिलाऊँ, तो हम उनके हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा, वैसे ये है कि ना मर्द आमतौर पे खाना नहीं बनाते, लेकिन जो मर्द खाना बनाते हैं ना, बहुत अच्छा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाते हैं। और वो एक हरी मिर्च में बनाते हैं गोश्त, तो वो बड़ा मज़ेदार, उनका कढ़ाई जो है वो बड़ी मज़ेदार बनाते हैं, तो वो हमारा हमेशा जो है वो। और जो हमारे जैसे नहीं बनाते वो ईद वाले दिन उदास बैठते हैं। उदास नहीं बैठते, आपका माशाल्लाह इतना हल्का आपके दोस्त हैं, सोशल हैं आप माशाल्लाह। बाकी
ये तो याद नहीं रहा कि पिछले जो 2 दिन गुजरे हैं, आना जाना इतना ज़्यादा रहा, इतना ज़्यादा रहा कि आप तसव्वुर ना करें। और मैं अक्सर तो ये हुआ कि मैं 4-4 5-5 घंटे अपने ड्राइंग रूम में ही बैठा हुआ हूँ, चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, रिफ़िल हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस बात पे कि अहबाब हैं ना, प्यार करने वाले मौजूद हैं, तो आ जाते हैं। अगर मैं अकेला भी लेट रहा हूँ तो क्या कर लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी तो है, ये भी अल्लाह ताला की रहमत है, मेहमान भी, और ख़ास तौर पर ईद के मौके पर जो दूर दूर से इस्लामाबाद से मेरे दोस्त हैं आए हुए हैं आजकल, लाहौर से, कराची से, तो वो आ जाते हैं आ जाते हैं मिलने के लिए। तो एक चले एक अच्छा इवेंट के, क्योंकि छुट्टियां भी होती हैं, तो एक अच्छा आपका एक दूसरे के साथ बल्कि वो ये वो जो होता है दूरियां कि बढ़ी हुई होती है ना, वो थोड़ी कम हाँ, हो वो जाती भी हैं। हो जाता है। दूसरा हाँ। फिर ये है कि ईद पे मैं ये भी रखता हूँ कि एक खाना बाहर होना चाहिए दोस्तों के साथ में। आप हर वक्त घर वालों पे बोझ ना डालें, ये भी एक ट्रेडिशन होना चाहिए बिल्कुल। और कि ऐसे लोग करते भी हैं, ये है भी सही हाँ, कि दोस्तों के साथ नहीं अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जितना हल्का अहबाब आपका ज़्यादा होगा ना, हाँ। आपको बाहर से उतनी दावतें ज़्यादा खाने को मिलेंगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। ईद के तीसरे दिन भी आपने मसरूफियत में से टाइम निकाला और यहाँ पर ईद की खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट की आपने। और आपका भी बहुत शुक्रिया असद कि आप इतनी दूर से बहावलपुर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।